बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। और स्टूडेंट्स, आज हम 2016 के सेकंड पेपर के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन अ वेरी शॉर्ट वे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 2016 का सेकंड पेपर, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कि ये इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, या रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सेम रहता है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो जो अमाउंट है रिएक्टेंट्स की वो कम होती जाती है कंसनट्रेशन, और रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ करता है। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द मास ऑफ 6.02 10 by 23 इलेक्ट्रॉन्स इज़। अब देखें, पिछले पेपर में आपसे पूछा गया था मास ऑफ 1 kg इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 2013-14 के पेपर्स में ऑलरेडी एज इट इज़ डिड टू कॉपी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको मैं करवा भी चुकी हूँ। दोबारा से मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ। और 6.02 10 by 23 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा कि आप 9.11 इंटू 10⁻31 को 6.02 10 by 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे kg लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 54.84 इंटू 10⁻8 kg। ठीक है, अब सारा का सारा काम हमने इनके ये जो यूनिट्स हैं इनके ऊपर करना है। आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 54.84 इंटू 10⁻8 के जो है किलोग्राम, वो 3 होती है उसकी पावर। अब -8 और 3 सॉल्व होंगे तो क्या आ जाएगा, 54.84 इंटू 10⁻5 ग्राम्स। ठीक है, अब आपको मिली में चाहिए था तो आप 10 की पावर को थोड़ा सा जो है वो मिली की फॉर्म में कर लें, तो 10⁻2 इंटू 10⁻3 ग्राम्स, और ये -3 जो है वो मिली की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, और बाकी आपके पास रह जाएगा 54.84, और 100 से इसको आप डिवाइड कर देंगे। 10 की पावर -2 जो है वो नीचे जाएगा तो +2 में हो जाएगा, और ये हो जाएगा मिलीग्राम्स। ठीक है, तो ये आपके पास 0.55 मिलीग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपरली सारा कैलकुलेट कर लिया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्वेंट। अच्छा, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला जो है वो आपके उसमें से बुक में से एक्सक्लूड कर दिया गया है, एनालिटिकल टेक्निक्स का चैप्टर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dm³ ऑफ वाटर इज़ क्लोज टू। तो यानी 1 dm³ ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास dm³ यानी वॉल्यूम दिया हुआ है ना, 1 dm³ ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दें तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर cm³। ठीक है, ये है डेंसिटी, या फिर 1000 ग्राम्स पर dm³। ठीक है, तो हमें dm³ में ही चाहिए था कि 1 dm³ में कितना मास है। ठीक है, कितना मास है वाटर का। जब मास पता चल गया है तो मोलर मास तो 18 होता है, तो हम उसको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले में डाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, मोल्स कैसे आते हैं, मास, यानी मास तो यहाँ पर 1000 ग्राम है डिवाइड बाई 18। ठीक है, मोलर मास इनटू 6.02
टाइम्स बाय 23, तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा 55.5, ठीक है, इंटू 6.02 इंटू 10/23। तो आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंपल आपने डेंसिटी को लेकर इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर बिकॉज, डायमंड क्यों एक बैड कंडक्टर है? क्योंकि देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल्स ऑफ द डायमंड, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडो सॉलिड, ठीक है, स्यूडो सॉलिड कौन है? ग्लास, ग्लास एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है, जिसको हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर द 2p ऑर्बिटॉल्स आर। अब 2p ऑर्बिटॉल्स के लिए आपने फाइंड करनी है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम 2013, 14 और 15 के पेपर्स में भी ये डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वांटम नंबर से रिलेटेड। अब देखें, अब टू जो है वो हमें n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 2 ही होगा, यानी अब पहले 3 ऑप्शंस में n2 है, लेकिन डी ऑप्शन में n1 लिखा हुआ है, इसका मतलब डी ऑप्शन रॉन्ग है। अब ए बी सी में से हमने देखना है कि l की वैल्यू किस में करेक्ट लिखी हुई है, और अब n अगर 2 होगा तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अगर n जो है वो 2 होगा तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to n-1, ठीक है, इसको भूलना नहीं आपने, डायरेक्ट n-1 नहीं लगाना, 0 to n-1 मतलब 2-1, 0 से लेकर 1 तक, मतलब 0 से लेकर 1 तक तो बस यही होता है 0 और 1, ठीक है, बस यही होता है। तो मींस के l की वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अगर आपके पास s ऑर्बिटॉल गिवन है तो फिर वैल्यू जो है वो 0 होगी, और अगर p ऑर्बिटॉल गिवन है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो हमें p गिवन है तो इसका मतलब है l की वैल्यू 1 होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फॉर विच स्पीशीज़ बोहर्स थ्योरी डज नॉट अप्लाई। अब बोहर्स की थ्योरी मोनो एटॉमिक स्पीशीज़ के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में वैसे 2 होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक अपना लॉस कर देता है, वो भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक बन जाता है। लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, +2 की फॉर्म में आ जाएगा, वो भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। ये तीनों पे बोहर्स थ्योरी अप्लाई होती है, बट ब्रिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस पर अप्लाई नहीं होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू MOT द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू फॉर नाइट्रोजन एंड नियॉन इज। इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 7 एटॉमिक ऑर्बिटॉल है, तो 7 और 7 से कम के लिए हमने 2px हायर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। यानी इस तरीके से अगर हम देखें 2px को हम हायर ड्रॉ करेंगे और 2py और z को जो है वो लोअर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इधर तो हमें पता है कि पहले y और z आते हैं और देन जो है वो 2px आता है, ठीक है। तो अगर हमने नाइट्रोजन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 नाइट्रोजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं और वो N2 मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। तो अब उसके लिए एक में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो 1s2 और 2s2 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूटिलाइज नहीं होंगे, हम अभी उसको ड्रॉ नहीं करें, लेकिन जो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे, इनको हम ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो उसको हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो लोअर एनर्जी में जो है वो 6 है और हायर एनर्जी में जो है वो 0 है। 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब आ जाएगा 6/2 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 नाइट्रोजन के दरमियान में 3 जो है वो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो हमारे पास नाइट्रोजन में 3 है, इसका मतलब है ऑप्शन ए, सी और डी में से कोई होगा। और नियॉन में क्या है हमारे पास? वैसे भी आपको पता है कि नियॉन जो है वो नोबल गैसेस हैं और उसमें जितने ऑर्बिटॉल्स होंगे वो सारे के सारे फिल होंगे, ठीक है। यानी 1s2 2s2 और 2p6 पूरे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और जब उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स और एंटी बॉन्डिंग सारे के सारे फिल हो जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास 6 माइनस 6 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पास N2 एंड नियॉन का 3 एंड 0 आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, pH ऑफ 10 की पावर -3 मोल्स पर dm³ ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो ये आई थिंक सो पिछले पेपर्स में भी डायरेक्ट रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है,
कि इसमें आपने 10⁻³ मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो फाइंड आउट करना था पीएच। सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है कि जब डिसोसिएट होता है तो 2 प्रोटॉन्स और 1 सल्फेट बनाता है, ठीक है। तो अब अगर इसके 1 मोल होंगे तो प्रोटॉन के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इसके अगर 10⁻³ मोल्स होंगे, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन होगी, तो इसका क्या होगा 2 × 10⁻³ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम अगर पीएच फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो क्या होगी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो हम क्या लगाएंगे 2 × 10⁻³। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.69, यानी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2.7 पीएच आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज़, ह्यूमन के ब्लड की, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको याद होगा तो ये आप लिख सकते हैं। तो वो तकरीबन न्यूट्रल के करीब ही होती है, यानी 7.35, यानी बेसिक की तरफ जा रही है, ठीक है। बिल्कुल 7 होती तो न्यूट्रल होती, और 7 से थोड़ा सा कम होती तो वो थोड़ा सा एसिडिक की तरफ होती। तो ये 7.35 है यहाँ पर ह्यूमन ब्लड की पीएच। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो जो लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगी, ये हमने पूरा का पूरा कैलकुलेट किया था 2014 के सेकंड पेपर में, उसको हमने कंप्लीट उसकी कैलकुलेशन डिस्कस की हुई है, ठीक है, और आपने उसको वॉच भी कर लिया होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी 1/51, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन द वाटर हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 2014 के फर्स्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है, वहाँ पे ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास 3 चीज़ें कंसिडर होती हैं अगर हम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, ठीक है। मींस के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी इंटू आई, ठीक है। अब आई फैक्टर जो है आयनाइजेशन वो जो है वो सिर्फ NaCl में हो रही है, बाकी यूरिया सुक्रोज और ग्लूकोज में 1 ही रहेगा, ठीक है। तो बाकी सब का आप अगर ज़रा मोलैलिटी कैलकुलेट कर दें, KB भी सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बेसिकली मोलैलिटी सबकी बतानी है क्या है, ठीक है। तो मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, मोल्स। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट भी हो चुका है और इसको सॉल्व करने का डिफरेंट वेज भी हैं, जैसे कि अब 34.2% सोल्यूशन है। अब हमें ये नहीं बताया गया कि परसेंट वेट बाय वेट है या वेट बाय वॉल्यूम है, लेकिन हम मोस्टली अगर वाटर लिया है, लिक्विड लिया, तो हम उसका अगर वॉल्यूम कंसिडर कर लें सिंपल, ठीक है, तो हम सब में ये कह सकते हैं कि जैसे 34.2 ग्राम सुक्रोज जो है वो 100 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व है। इसी तरह NaCl 5.58% का मतलब है कि 5.585 ग्राम्स ऑफ NaCl इन 100 cm क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है। बाकी सब का भी इसी तरह से कंसिडर करें, तो अब फिर अब इनकी मोलैलिटी निकालेंगी तो सब की मोलैलिटी जो है वो सेम आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सब के जो है वो 0.1 मोल्स बनते हैं। इनके जो मैसेज दिए हुए हैं इनसे 0.1 मोल्स बनते हैं, और 0.1 मोल्स को आप जो है वो वाटर का मास इन kg, मतलब वो भी 0.1 बनता है। 0.1 को 0.1 से डिवाइड करेंगे जब, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि एक हम सुक्रोज वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M मोलैलिटी इंटू I, ठीक है। तो KB तो 0.512 है, ठीक है। मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है सुक्रोज के लिए, I 1 है क्योंकि ये आइंस में डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। तो मोलैलिटी के लिए हमें पता है मोल्स पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, तो मोल्स में 34.2 ग्राम्स इसके मैस है और 342 ग्राम्स इसका मोलर मैस है, ठीक है। तो 0.1 आंसर आ जाएगा। और 100 cm क्यूब ऑफ द सोल्यूशन है तो उसको हम ग्राम्स में करेंगे तो वो 100 ग्राम्स हो जाएगा। तो 100 ग्राम्स को हम 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि ये kg में हो जाए, ठीक है। तो ये भी 0.1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 0.1 को डिवाइड करेंगे तो 1 मोलल आ जाएगा, ठीक है। तो अब सब का कैलकुलेट करें तो मोलैलिटी और KB की वैल्यू सेम आ जाएंगी,
ठीक है। आई की वजह से डिफरेंस करेंगे तो आई किसका ज़्यादा है, आई NaCl का ज़्यादा है, ठीक है। यूरिया ग्लूकोज एंड सुक्रोज डिसोसिएट नहीं होते, इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है। बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें आइंस की जो वैल्यू है वो हम 2 लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द सॉल्ट ब्रिज इज़ नॉट यूज बिटवीन द टू हाफ सेल्स एंड द वोल्टेज ऑफ द सेल ड्रॉप्स टू 0। ये भी ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में आ चुका है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द ग्रेटर इज़ द, जितनी ज़्यादा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो इसका मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो उसकी कौन सी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इन द ज़ीरो ऑर्डर द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड लास्ट में हमारे क्वेश्चन नंबर 17 है, विच एंजाइम इज़ यूज इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टेज एंजाइम को यूज़ करते हुए हम जो है वो शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिए 2016 के सेकंड पेपर की। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह 2016 के थर्ड पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।